हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या हम ये कह सकते हैं पूरा हार्ट, पीरियोडिक टेबल का हार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स चलते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, वो सब पी ब्लॉक के एलिमेंट से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहली चीज, वो रिएक्शंस बेस्ड होते हैं, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा, क्यों बनाते हैं, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्शंस दोनों के बेस्ड बातें हैं, जिनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहली चीज, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो हम उन रिएक्शंस को कैसे याद करें? तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको रटने की नहीं, समझने की जरूरत है और हर चीज आपको समझ में आएगी। एक एक चीज, मतलब ये कह दो कि एक एक तार हम इसका खोल के रख देंगे। कब? समझ बना के। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरा, ये भी नहीं है कि आपको ये सोच के चला जाएगा, अभी जितना भी पढ़ाया जाएगा उसमें ये समझ के चला जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी नहीं पता है, और आपको किस तरीके से ट्रेंड्स बनते हैं, किस तरीके से ट्रेंड्स घटते हैं, बढ़ते हैं, और किस तरीके से कंपाउंड बनते हैं, उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। तो हम यही सोच के इस कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और दूसरा, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे सामने जो आती है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक, जो वर्ड हमें दिख रहा है ना, पी ब्लॉक, ये है क्या? किसको बोला हमने पी ब्लॉक, और क्यों बोला हमने पी ब्लॉक? तो ये सब चीजें हमें कुछ नहीं है, ये एक एड्रेस है। ये क्या है? एक एड्रेस है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास में पूरी पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होती है, जिसको हम मेंशन करते हैं। यहां पे नीचे नीचे कुछ ब्लॉक बने होते हैं, ये हमारा एस ब्लॉक होता है, ये हमारा डी ब्लॉक होता है, ये हमारा पी ब्लॉक होता है, ये हमारा एफ ब्लॉक होता है। ये हमारे पास में एक लोकेशन है। किसकी लोकेशन है? जहां हमने बैठा रखा है किसको, कि भाई आप यहां बैठे रहो, एलिमेंट्स बैठे हैं। अब उनके भी कुछ कुछ ये कह सकते हैं कि गली है, मोहल्ले हैं, ये हमने बना रखे हैं कि इसका मोहल्ला, अगर यदि ये इस मोहल्ले का है, एलिमेंट्स अगर यदि इस मोहल्ले से आते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, या इस सिटी से आते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, तो इनको हम बोलेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। यहां पर अगर यदि वो सिचुएटेड है तो हम इनको डी ब्लॉक कहेंगे, और यहां पर सिचुएटेड है तो हम इनको एस ब्लॉक कहेंगे। आखिर ये एस ब्लॉक आया कहां से, हम बात ये करना चाह रहे हैं। तो एस ब्लॉक कहां से आता है, कैसे आता है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले हम इनके थोड़े से बैकग्राउंड पे जाएंगे कि इनके माई बाप कौन है। मतलब माई बाप का मतलब है कि ये आए कहां से है, तो हम उसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक वर्ड समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैसे लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनमें सिर्फ ये कह देते हैं एक्सेप्शन से उनको याद कर लो। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब चीज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे कि यहां पे जो जो टर्म्स यूज होंगी वो सारी की सारी क्वांटम नंबर से निकल के आएंगी। क्वांटम नंबर से, कि हमारे पास में भाई एन कहां से आया, एल कहां से आया। ठीक है, तो वो सब चीजें हमें पहले जाननी है, पहले वो समझनी है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है और वो है क्वांटम नंबर। ध्यान से समझना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यदि मैं बात करता हूं क्वांटम नंबर्स की, तो हमारे पास में क्वांटम नंबर चार हैं। चार है, कौन से? एक तो एन है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एल, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एम, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार हमारे पास में क्वांटम नंबर हैं।
अब ये कैसे हैं, किस तरीके से हैं, तो जरा इसके बारे में हम समझते हैं, इसके बारे में हम सुनते हैं। देखो सबसे पहले हमने कहा ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये है कौन, कौन है ये? तो हमने सबसे पहले इसको क्लासिफाई करना शुरू किया, भाई एन आप कौन हो। हमने ये तो लिख दिया कि क्वांटम नंबर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एन है क्या, किसको बोला हमने एन? तो एन से हम सबसे पहले पूछने गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, भाई बताओ आप कौन हो, हु आर यू? तो ये एन कहता है मेरी नंबर की तरीके से मेरा नाम लिखा गया है, तो मैं एक नंबर हूं। नंबर मतलब मैं एक डॉन हूं। डॉन ये कह सकते हैं हम, डॉन है। इसी के बेसिस पे हमें सब कुछ लिखना पड़ता है। जब तक हमें ये एन नहीं पता है तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। इसका मतलब हमें सबसे पहले ये समझना है ये एन कौन है। तो ये एन कहता है अपने बारे में चीख चीख के कहता है मैं एक नंबर हूं। जैसे आपने देखा होगा ना, महाभारत देखा होगा, तो उसमें लिखा होता है कि मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। उसी तरीके से यहां पे ये जो एन है ये कहता है मैं कौन हूं, तो मैं एक नंबर हूं। हमने कहा भाई नंबर तो बहुत सारे होते हैं, नंबर तो हमारे पास में बहुत वैल्यूज हैं। नंबर हमारे पास में नेगेटिव भी होते हैं, नंबर हमारे पास जीरो भी होता है, नंबर हमारे पास में फ्रैक्शन भी होते हैं, नंबर हमारे पास में पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। आप कौन हो? तो बोले पहले मुझसे ये पूछ लो कि मैं कौन नहीं हूं, मैं कौन नहीं हूं। तो हम पूछने गए बताओ भाई आप कौन नहीं हो, बता दो, वो बता दो। तो एन कहते हैं सबसे पहली चीज मैं जीरो नहीं हूं। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सर्वोपरि हूं, मैं यूनिवर्सल हूं और मैं हर जगह पे एग्जिस्ट करूंगा। इसका मतलब है मैं कभी भी जीरो नहीं होऊंगा, कभी नहीं मिलूंगा आपको जीरो। बहुत अच्छी बात है भाई, आप जीरो नहीं मिलोगे, ठीक है। और कोई कंडीशन है आपकी? बोला हाँ मेरी दूसरी कंडीशन है, और वो दूसरी कंडीशन है मैं कभी भी आपको नेगेटिव भी नहीं मिलूंगा। कमाल है। अब आपकी इसके तो एन की तो डिमांड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और वो डिमांड बढ़ती इतनी बढ़ जाएंगी कि हमें सारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, क्योंकि भाई ये तो यूनिवर्सल है, ये सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसकी बातों को मानना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहली चीज कहा कि एन जीरो भी नहीं है, एन नेगेटिव भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा, एन कह रहे मैं फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, मतलब तीसरी कंडीशन भी इन्होंने दे दी कि मैं फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है मैं क्या हो सकता हूं। फिर हमने कहा भाई जब सब कुछ ही कटता जा रहा है तो फिर आप ये बताओ आप हो क्या सकते हो। लास्ट में बस आप इस चीज को डिफाइन कर दो, आप क्या हो सकते हो। तो ये कहते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता हूं। मैं अगर यदि कहीं मिलूंगा ना तो वो पॉजिटिव नंबर मिलूंगा। बात कमाल की आ गई। पॉजिटिव नंबर में भी आप कुछ और, क्या पॉजिटिव के फ्रैक्शन मिल सकते हो? बोले भाई फ्रैक्शन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो नेगेटिव फ्रैक्शन हो चाहे वो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, मैं कभी नहीं मिलूंगा आपको, कभी नहीं मिलूंगा और कहीं भी नहीं मिलूंगा। इसका मतलब अगर यदि ये पॉजिटिव आता है तो ये जीरो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है फिर? इसका मतलब ये हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बोला मैं इनफाइनाइट तक जा सकता हूं। उसके बाद में मैं कुछ भी जा सकता हूं। मैं पॉजिटिव मिलूंगा और पॉजिटिव के बाद में मैं कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी चले जाओ। बहुत बढ़िया। और कोई कंडीशन है आपकी? बोला कंडीशन कुछ नहीं है, मैंने बस आपको एक ही चीज बोली है, आई एम दैट गॉड। बस मैं ही भगवान हूं, मैं ही हूं, जो हूं मैं ही हूं, सारा संसार में चला रहा हूं। मतलब ये कह रहा है अगर यदि मैं हूं तो कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर मैं नहीं हूं तो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये कह रहा है कि मैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा सकता हूं, लेकिन पॉजिटिव ही मिलूंगा, कभी जीरो नहीं मिलूंगा, कभी नेगेटिव नहीं मिलूंगा, कभी फ्रैक्शन नहीं मिलूंगा। ओके, आपको और कुछ कहना है भाई साहब? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, मैंने इतना समझा दिया, बहुत है। चलो अब हमने कहा आप क्या आगे बढ़े, नेक्स्ट पे बढ़े हम? बोले हाँ आप आगे जा सकते हो। हमने दूसरे नंबर पे पहुंच गए और दूसरा हमारा क्वांटम नंबर है, वो क्वांटम नंबर एल होता है। हम वहां पहुंच गए। हमने वहां से पूछा भाई साहब आप क्या हो सकते हो? बोले देखो
जैसा आपने पीछे पढ़ा है, पीछे जो नंबर आया उसने क्या बोला, मैं सबसे बड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं उससे छोटा हूं। इसका मतलब मेरा जो बाप है ना, मेरा जो फादर है जिससे मैं पैदा हुआ हूं, वो मेरा n है। मतलब हमने कहा भाई ये बात हमें कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना क्या चाह रहे हो। तो इन्होंने कहा कि ये जो L है, ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से डिपेंड इस पे करूंगा, किस पे, n के ऊपर डिपेंड करूंगा। तो हमने कहा भाई देखो, उन्होंने तो कहा है, n ने कहा है कि मैं एक नंबर हूं, फिर आप कौन हो। बोला जब एक बात सोचो, जब ये नंबर है, ये नंबर हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी एक नंबर ही मिलूंगा, आपको मैं एक नंबर ही मिलूंगा। अच्छा, मतलब आप भी एक नंबर हो। हाँ, तो आपकी भी कोई कंडीशन होंगी, जैसे इनकी कोई कंडीशन है तो आपकी भी कोई कंडीशन है क्या। बोला हाँ मेरी भी कंडीशन है। पहली कंडीशन मेरी ये है कि मैं जीरो हो सकता हूं, पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसने बोला कि ये भाई साहब जीरो नहीं हो सकते थे, मेरे फादर साहब है वो जीरो नहीं हो सकते थे, लेकिन मैं जीरो हो सकता हूं। वो झुक नहीं सकते थे लेकिन मैं झुक सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप जीरो हो सकते हो, बहुत बढ़िया। दूसरा दूसरा हमने पूछा और कोई कंडीशन। बोले दूसरी कंडीशन मेरी ये है, ये नेगेटिव नहीं थे तो मैं भी नेगेटिव नहीं मिलूंगा आपको। कमाल हो गया, कमाल हो गया। एक जीरो है, एक जीरो नहीं है। ये कह रहा है मैं जीरो नहीं हो सकता, ये कह रहा है मैं जीरो हूं। ओके, ये कह रहा है मैं नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी कह रहा है मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। और तीसरी कंडीशन ये कह रहा है मैं फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो ये भी कहता है मैं भी फ्रैक्शन नहीं मिलूंगा। जब मेरे फादर साहब कुछ ऐसे कैरेक्टर लेके बैठे हैं जो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, तो मैं उनके आइडियल्स पे ही चलने वाला हूं, मैं भी फॉलो नहीं करूंगा। हाँ कुछ है जहां पे मैं एक दो को फॉलो कर रहा हूं, और वो फॉलो ये कर रहा हूं मैं आपकी बात को मान के कि भाई जीरो, वो जीरो नहीं हो सकते, मैं इतना कर सकता हूं भाई, चलो ठीक है जीरो को ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर आपकी वैल्यू कहां से कहां होंगी, तो इसने कहा मेरी वैल्यू जीरो से चलेगी, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, एंड सोन जा सकती है। मतलब जीरो से चल के एक दो तीन एंड सोन इनफाइनाइट जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हमने पूछा कि भाई एक बात बताओ, एक चीज हमें समझ नहीं आई। आप ये कह रहे हो कि मैं, ये मेरा फादर है वो एन है, हाँ, तो आप कभी अपने फादर से बड़े हो सकते हो क्या। बोले यार आप कमाल कर रहे हो, आप इतना भी नहीं जानते, आपको एज डिफरेंस भी नहीं पता है क्या। फादर कभी भी बेटे से छोटा हो बड़ा हो सकता है क्या। फादर कभी भी बेटे से बड़ा हो सकता है क्या। बेटा कभी भी फादर से बड़ा हो सकता है क्या, ऐसे समझ लो। उल्टा बोल गए थे पहले। तो अगर यदि हम इस बात को समझें तो हमें यह बोला कि अगर यदि मैं इनका बच्चा हूं तो मैं कभी भी इनसे बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है एल की वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। तो कहां से चलेगी, जीरो से चल के जाएगी और n-1 तक चल के जाएगी, n-1 तक। अब कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, कितनी भी वैल्यूज हो, 10 है तो 9 तक हो सकती है, 20 है तो 19 तक हो सकती है, इससे छोटी मिलेगी, एक वैल्यू छोटी मिलेगी। बात क्लियर है। तो ये जीरो से चलेगा और इतनी वैल्यूज को ये फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया। जैसे हमने इसके बारे में लिखने की कोशिश की, पूछा हमने भाई अगर यदि मान लो सपोज करो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो l आप क्या क्या हो सकते हो। बोले देखो जीरो हो सकता हूं, बिल्कुल हो सकता हूं, जीरो तो मैं हूं ही, जीरो तो मैं हो ही सकता हूं भाई, एक से छोटा ही है। एक हो सकता हूं क्या, बोले ना आप एक नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मैं एक हो गया तो n और l दोनों बराबर हो गए। तो इसने हमारे पास में तीसरी कंडीशन कह दी कि भाई हमारी दोनों की जो एज है ना वो कभी बराबर नहीं हो सकती। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इसने दे दी, मेरी वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती। और दूसरा इसने कहा कि मैं कभी भी l से भी बड़ा, n से भी बड़ा नहीं हो सकता। l कह रहा है कि मैं कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस हमें माननी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। n की वैल्यू कभी भी एक दूसरे के n और l बराबर नहीं हो सकते, और n की वैल्यू कभी भी छोटी नहीं मिलेगी आपको l से। क्लियर हो गया पॉइंट, एकदम क्लियर हो गया। यस। तो हमने यहां से लिखा, जैसे मान लो सपोज करो n की वैल्यू मैंने कहा 3 है, तो l वैल्यू क्या क्या हो सकती है, l वैल्यू 0 हो सकती है, l वैल्यू 1 हो सकती है, l वैल्यू 2 हो सकती है। क्या कभी 3 होगी, 3 होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती।
क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये इसने बोला है पहले, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते कभी भी। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर पे पहुंचे हम, और थर्ड क्वांटम नंबर हमें क्या एक्सप्लेन करता है और क्या चीज बताता है? थर्ड क्वांटम नंबर है दैट इज m, और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये अपने एक अनोखे रोल में, ये तो अब वही बात है ना, आप एक इस तरीके से समझ सकते हो, सबसे ऊपर दादा, फिर उसके दादा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका भी बच्चा, मतलब इस तरीके से एक रिलेशन चल रहा है। इससे पूछा भाई एम आप कौन हो, तो बोला मैं इसका बच्चा हूं। किसका? एल का। एल एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का बच्चा हूं मैं। मतलब हम कह रहे हैं यार एक बात बताओ, इसका मतलब आप एन के क्या हो? बोले मैं तो ग्रैंडसन हूं। तो ग्रैंडसन हो किसका? एन का ग्रैंडसन हूं। ठीक है भाई, ये तो एक ब्लड रिलेशन चल रहा है इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में एक ब्लड रिलेशन चल रहा है। सबसे बड़ा ये मतलब इसका कौन? ग्रैंडपा, ये इसके फादर, और ये सबसे छोटे बच्चे हैं ये। इसका मतलब एम से पूछा आप कौन हो? बोला मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हूं। बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ, ये जो आपके फादर साहब हैं, ये जो आपके ग्रैंडपा हैं, ये सारे के सारे नंबर थे, तो आप कौन हो? बोला जब एक बात सोचने वाली है, आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो, जब ये नंबर हैं तो मैं कौन से खेत की मूली हूं, मैं भी तो नंबर ही मिलूंगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमने अब दूसरी चीज पूछी इनसे, भाई आपके फादर साहब कह रहे हैं मैं जीरो हो सकता हूं, और आपके ग्रैंडपा कह रहे हैं मैं जीरो नहीं हो सकता, तो आप कौन हो? आप क्या हो सकते हो? बोले भाई देखो, हमें घुलना मिलना अच्छा लगता है, हमें पसंद है, ये जो कंडीशंस रखते हैं उसमें कुछ कुछ मैं सोच सकता हूं। तो इसने कहा मैं सबसे पहली चीज तो ये मैं जीरो हो सकता हूं। जब मेरे फादर साहब कह रहे हैं ना कि मैं जीरो हो सकता हूं, तो ऑब्वियस ये बात है मैं भी जीरो हो सकता हूं। बोले आपके फादर साहब कह रहे हैं कि आप वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो बोले क्या आप नेगेटिव हो सकते हो क्या? बोले हाँ, मैं दूसरी कंडीशन ये भी आपकी कुछ मान सकता हूं कि चलो ठीक है मैं नेगेटिव हो जाता हूं। देखो कमाल का रिलेशन देखो, पहला कह रहा है मैं तीनों में से कोई कंडीशन नहीं, दूसरा कह रहा है मैं जीरो हो सकता हूं लेकिन बाकी की दो कंडीशन नहीं, और तीसरा कह रहा है कि मैं जीरो भी हो सकता हूं नेगेटिव भी हो सकता हूं, और तीसरा हमने पूछा इससे क्या आप फ्रैक्शन होगे क्या? बोले ना भाई ना, आप तो तुम तो ये जबरदस्ती करने लग गए हो हमारे साथ में, तुम तो जबरदस्ती करने लग गए हो हमारे साथ में, तुम तो सब चीजों को थोपने लग गए हो। हम तो कह रहे हैं एक एक चीज को मान रहे हैं, एक कोई नहीं मान रहा, दूसरा एक मान रहा है, तीसरा दो मान रहे हैं, और क्या पता आगे चल के सारे मानने लग जाए। बात क्लियर है? तो यहां से हमारे पास में ये बोला मैं फ्रैक्शन नहीं मिलूंगा आपको, नेगेटिव बिल्कुल मिलूंगा, जीरो बिल्कुल मिलूंगा। तो हमने पूछा भाई आपका नंबर फिर होगा क्या? आप नेगेटिव भी कह रहे हो, आप जीरो भी कह रहे हो, तो फिर आपकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो इसने कहा मेरी जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव एल से चलेगी। नेगेटिव एल मतलब मैं पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट हूं। मेरे फादर साहब मुझे जितना देंगे ना मैं उतना ही खर्चा कर सकता हूं। मेरे फादर साहब जितना पैसा देंगे मैं उतना खर्चा कर दूंगा। मतलब ये कह रहा है कि मेरी जो वैल्यू होगी माइनस एल से चलेगी, जीरो को होते हुए और प्लस एल तक जाएगी, मतलब माइनस एल से प्लस एल जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये बताओ कि आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करो, आपकी कुछ वैल्यूज को डिफाइन करो। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, मैंने कह दिया मान लो सपोज करो एन की वैल्यू, मैं आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बात को। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा पॉइंट लेते हैं जो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एन वैल्यू जो कि इनका दादा परदादा है, वो कह रहा है कि एन की वैल्यू 2 है। सपोज करते हैं, यहां से हम एक चीज को रिलेट करके चलेंगे। अगर यदि मेरे पास एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एल की वैल्यू हमारे पास में 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, 0 भी हो सकता है। एल की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उससे छोटा है। क्या एल की वैल्यू 2 हो सकती है? ना, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये एल और एन बराबर कभी नहीं हो सकते। 2 और 2 तो कभी नहीं हो सकते। 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कभी भी ये 2 नहीं होगा। एल की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ये हमने पीछे पढ़ा है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो सकते और कभी बड़े भी नहीं हो सकते। मतलब ये 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसकी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी।
अगर यदि मैं इन दो वैल्यूज से देखूं तो भाई अब मुझसे पूछा गया तीसरा एम वैल्यू बताओ, एम वैल्यू। अगर एल की वैल्यू 0 है तो उस केस में एम की वैल्यू क्या हो सकती है? तो हमने एक ही बात पढ़ी है भाई, एम वैल्यू होगी वो -l से चलेगी और +l तक जाएगी। +l मतलब बीच में 0 आएगा, और 0 में माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 ही होगी, m की वैल्यू 0 ही मिलेगी। बात क्लियर है? दूसरा, अगर यदि l की वैल्यू 1 है तो हम कह रहे हैं, अब इससे पूछ रहे हैं भाई m बताओ, आपकी वैल्यू बताओ, आपकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो ये m कह रहा है देखो भाई मैं तो एक ही बात जानता हूं, -l से +l चले जाओ। मतलब -l से मतलब -1 0 1। इसका मतलब इसकी ये 3 वैल्यूज होंगी जो यहां पे एग्जिस्ट करेंगी, -l से +l। अगर सपोज करो मेरे सामने ये ना होता, मेरे सामने कह देते, मान लेते अगर यदि हम ये लिख दें n की वैल्यू 4, एक छोटा सा क्वेश्चन, n की वैल्यू 4, कमेंट में मेंशन करना है, l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बिल्कुल, 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 3 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अगर यदि हमारे पास में एल वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है तो अब मैं यहां से एम वैल्यूज लिखना चाहूं तो इसकी एम वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0, बिल्कुल 0 हो सकती है, 0 के लिए 0 ही होगी, 0 के लिए 0 होगी। 1 के लिए तो एम वैल्यू क्या हो सकती है? -1 0 +1, यही होगी, -1 0 +1। उसके बाद एम वैल्यू 2 के लिए एम वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 +2 +1 और +2, +1 +2, यही होंगी। अगला पॉइंट अगर मैं पूछूं आपसे एल वैल्यू 3 है तो उसके लिए एम वैल्यू क्या हो सकती है? तो हमारे पास में सिंपल सी बात है, -3 से +3 मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, तो हमारे पास में ये वैल्यूज होंगी। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? कमेंट में जरूर मेंशन करें, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम एक एक तार को, मतलब यूं समझ लो खोल खोल के रख देना है, एक एक तार को समझना है, क्योंकि हमें समझ पैदा करनी है तो वो तभी होगी जब हम एक एक चीज को समझ जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। यहां तक हमें समझ में आया कि क्या क्या n है, क्या क्या l है और क्या क्या m है। अब हम तीसरे पॉइंट के अलावा चौथे क्वांटम नंबर पे पहुंचे और दैट इज s से पूछा भाई आप कौन हो? बोला मैं तो इर्द गिर्द घूमने वाला हूं। किसके? मैं तो सबसे छोटा बच्चा हूं, हमारे घर में रिलेशन चल रहा है, मेरे से बड़ा m से बड़ा l से बड़ा n, और वो तो सबसे बड़ा है। इसका मतलब हमने इससे पूछा भाई आप क्या एक्सप्लेन करोगे? बोले भाई मैं भी, जब वो मेरे फैमिली के ही हैं तो मैं भी एक नंबर ही हूं मैं। ठीक है भाई, आप नंबर तो हो, फिर क्या चीजें एक्सप्लेन करोगे आप लोग? क्या आपके दादा परदादा की तरह आप भी 0 नेगेटिव और उन वैल्यूज को फॉलो करते हो क्या? बोले हाँ मैं नंबर तो हूं, लेकिन ध्यान दो मैं नेगेटिव बिल्कुल हो सकता हूं, जीरो मैं इतनी जल्दी नहीं होऊंगा, आप मेरे को 0 नहीं कह सकते। हो सकता हूं, बिल्कुल मैं 0 हो सकता हूं, जब मैं पूरी तरीके से अगर यदि घूमना बंद कर दूं तो मैं 0 हो सकता हूं। लेकिन अगर हम इससे पूछे तो भाई आपकी वैल्यू, बोलो फ्रैक्शन हो सकते हो क्या? हाँ, बोला मैं फ्रैक्शन ही हूं, मैं तो हूं ही फ्रैक्शन। कमाल हो गया, सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे से अपोजिट बात कर रही हैं। जो एक छोड़ रही है वो दूसरा उसको एक्सेप्ट करने लग रहा है, दूसरा छोड़ रहा है वो तीसरा एक्सेप्ट कर रहा है, और ये चौथा कहता है कि मेरी वैल्यू 2 होंगी, या तो -12 या +12। बोले हमने पूछा इनसे आप क्या एक्सप्लेन करोगे? बोले मैं घूमने के तरीके बताऊंगा, मैं किस तरीके से घूमता हूं, मेरे फादर कहां पे घूम के आते हैं, कहां जाते हैं, कैसे घूमते हैं, उन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इन सब के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसका इतना कोई खास रोल नहीं है, जिसको भी अगर ये चीज समझनी है तो ये आपको थोड़ी हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, ये अलग चीज है। हमें मेजरली जो जरूरत पड़ेगी वो n l और m की पड़ेगी।
बात क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं यहां से, जब हमने इन चारों को समझ लिया तो बोले भाई इनका रोल क्या है, इन चारों से हम क्या चीज समझना चाहते हैं, क्या चीज सीखना चाहते हैं, हमें ये चीज बताओ। तो हमने कहा भाई देखो, अगर यदि आप लोग इससे समझना चाहो तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं इनको लिखने का तरीका बता सकता हूं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। कैसे रिप्रेजेंट करें मतलब ये हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि अगर यदि मान लो हमें घर परिवार में बैठे हैं और हमें सबसे पहले नाम लिखना पड़े, आपको ये बोल दिया जाए कि चलो भाई अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिखवाओ, तो ऐसा थोड़ी सबसे छोटे बच्चे का उठा के नाम सबसे पहले रख देंगे, नहीं, हम सबसे पहले बड़े का नाम लिखेंगे, मतलब जो दादा है, परदादा है, हम उनका नाम लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने कहा भाई इनको रिप्रेजेंट करें, ये जो क्वांटम नंबर्स आपने बताए हैं, अगर यदि हम इनको रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई जब रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा है, जो ये कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं, तो पहले उसी को लिखो। बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने एन को उठाया और कहा भाई ये लो, हमने आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एन के बाद कौन आएगा? तो एन के बाद में जो उससे छोटा है वही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद में जो है वो छोटा है वही आएगा। एन आया, फिर एल आ गया। फिर हमने कहा भाई ये जो एम है वो, मतलब एम है वो आएगा, लेकिन पहले हम इनको समझते हैं, ये दोनों क्या चीज हैं, ये एन और एल क्या है। हमने ये तो चीज समझ ली कि एन आर है वो भी एक नंबर है, एल है वो भी एक नंबर है, ठीक है। हम इससे लिखने चले, हम इससे क्या लिखने चले, हमने कहा भाई एन की वैल्यू 1, एन इज इक्वल टू 1 है, तो एल क्या होगा? 0 होगा। तो हमने कहा रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करने चले तो 1 और 0। ओहो, कमाल 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 की बात आ गई, कमाल की बात ये आ गई। अब दो नंबर एक साथ लिखे हैं, दो नंबर एक साथ लिखे हैं, मतलब दो नंबर एक साथ, मतलब 1 भी लिखा है और उसके बाद में 0 लिखा है। और इन दोनों के दोनों नंबर्स को अगर मुझे क्लासिफाई करना पड़े तो मैं कई बार डिस्टिंग्विश करने में इसको भूल जाता हूं कि भाई मैं इसको कैसे लिखूं। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा एन है और कौन सा एल है। मैं इसको क्लासिफाई करने के लिए, मैं इसको समझने के लिए हमारे पास में एक और तरीका बनाया, और वो तरीका ये बना दिया कि बोले भाई देखो, अब आप इन दोनों को, क्योंकि दोनों नंबर हैं तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई नाम लिखा, अगर दोनों के नाम सेम है, दोनों के नाम सेम है, तो हमें उन दोनों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, दोनों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ भाई ये कौन सा है, ये वाला कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास में जो रूल आया, और वो रूल ये आया कि ये जो एल कहते हैं, बोले भाई अब परदादा का नाम तो चेंज करने से रहे, वो तो परदादा हैं, वो तो हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनका नाम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं सर्वोपरि हूं। इसका मतलब है कि मैं ही थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता हूं, मेरे नाम में बदलाव लाता हूं मैं। तो एल पहुंच गया, बोले बदलाव लेके आएंगे, किसका बदलाव लेके आएंगे? तो एल कह रहा है कि मैं मेरे नाम में चेंजमेंट लेके आता हूं, मेरी वैल्यू 0 आती है, मेरी वैल्यू 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, एंड सोन 4 भी होती है, एंड सोन नीचे हम जा सकते हैं। तो बोला मैं ना अब की बार एक काम करता हूं, मैं नंबर को रिप्रेजेंट, नंबर ही है, मैं हूं तो नंबर ही, लेकिन इस नंबर को ना मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करवाना शुरू कर देता हूं, मैं इसको एक अलग नाम से जानने की कोशिश करता हूं। और वो अलग नाम क्या होगा? वो अलग नाम एस होगा। 0 होगा तो इसका मतलब मैं उसको एस लिख दूंगा, 0 होगा तो मैं उसको क्या लिख दूं? एस लिख दूं। बहुत बढ़िया। 1 होगा तो मैं इसको पी लिख दूं, अगर 2 होगा तो मैं इसको डी लिख दूं, 3 होगा तो मैं इसको एफ लिख दूं, 4 होगा तो इसको जी लिख दूं, एंड सो ऑन मैं इसको चल सकता हूं। मतलब अब मेरे पास में एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीका दे दिया, और वो ये दे दिया, बोले अब एल वैल्यू को 0 1 2 3 से मत लिखो, उसको एस पी डी एफ से लिखना शुरू कर दो। और यहां से हमारे पास में शुरुआत होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कहां पे प्रेजेंट है, कौन कहां प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, और किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो सब चीजें एक्सप्लेन करके देता है हमारे पास में यहां से।
और जब हम इसको लिखने चलते हैं तो जब मैंने ये कहा, देखो ध्यान से देखना, अब इस बात को ध्यान से समझना, बहुत जरूरी चीज यहां से शुरू होने वाली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है। हमने बोला n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब l वैल्यू क्या क्या हो सकती है, l 0 हो सकता है, l 1 हो सकता है, l 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। और अगर यदि l 0 है तो हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो n और l से करते हैं। तो अब की बार मैं इसको 2 और 0 नहीं लिखूंगा, नहीं, क्योंकि 0 की रिप्रेजेंटेशन हम s से करते हैं, तो अब इसका नाम हो जाएगा 2s। हम इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब 1 नहीं, 2 1 नहीं, अब ये बन गया 2p, क्योंकि 1 की रिप्रेजेंटेशन p से होती है, तो हम इसको 2p से लिखेंगे। हम इसको इंडिकेट अब 2p से करेंगे, ना कि हम 2 1 से करेंगे। मतलब अब देखो, नंबर एक अल्फाबेट में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट करना पड़ा हमें। क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि इसका नाम दोनों नंबर से बन जाते, तो हम रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर है। तो हमने यहां पे इसको रिप्रेजेंटेशन दे दी, और वो दे दी 2s 2p। इसका मतलब हमारे पास में एक ऑर्डर पता चलने लग गया, और वो ऑर्डर पता ये चलने लग गया कि हमारे पास में अगर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो l, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लिखता हूं, तो इस केस में केवल और केवल l 0 हो सकता है, और 0 हो सकता है, तो इसका मतलब ये 1s ही बना सकता है, 1s ही फॉर्मेशन कर सकता है। अगर यदि मैं n इज इक्वल्स टू 2 की बात करता हूं, तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 2s 2p, यहां से मैं इसको ये लिख सकता हूं। अगर मेरे पास में n इज इक्वल टू 3 है, तो l की वैल्यू 3 हो सकती है, या तो 0 या 1 या फिर 2। 3 है तो उस केस में यही हो सकती है। तो इस केस में मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करूं 3s 3p 3d, मतलब ये चीज मैं लिख सकता हूं 3d तक। अगर यदि मैं n इज इक्वल टू 4 लिखूं, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3। 4 हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि बराबर नहीं हो सकते ये। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4s 4p 4d 4f। ध्यान से समझ लो, यहां से बहुत बड़ा रीजन आप सीखने वाले हो, बहुत बड़ा रीजन। और वो ये, मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या यहां पे 2d एग्जिस्ट करेगा, क्या 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, दूर दूर तक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट अगर करने आ गया तो n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 2, और दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये 2d कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब हमने एक बहुत ही बेहतरीन चीज को समझ लिया, बेहतरीन चीज को जान लिया, कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद में हमारे पास में ढेर सारे, n इज इक्वल टू 5 तक जाओगे तो ये 4 तक वैल्यू देगा, 0 1 2 3 4 एंड सोन। हम जी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, हम सिर्फ एस पी डी एफ तक ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उससे हमें कई चीज़ें समझ में आ जाती है, और हमें जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन बनानी 118 एलिमेंट्स की, वो हम यहीं से समझ लेते हैं। बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर यहां तक बात क्लियर हो गई तो कमेंट में जरूर मेंशन करना है, जरूर जरूर बताना है आपको पूरी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ये मत सोच लेना कि आपको वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आप ये समझ लो आप सामने बैठे हो, बिल्कुल सामने बैठे हो और फिर पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो अब हम पहुंच गए भाई, हमने ये तो पता कर लिया रिप्रेजेंटेशन में n और l, ठीक है। लेकिन अब एक बात आ गई हमारे दिमाग में कि भाई ये तो हमें पता चल गया ये ऑर्बिटल है, ठीक है। हमने पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हम जिसको बिठाना चाह रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन है। तो बोले इलेक्ट्रॉन बैठा है इसके सर पे, x वैल्यू इसके सर पे बैठा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, दादा परदादा है और उनके सर पे बैठेगा, बच्चा आएगा, बच्चा होगा, वो बच्चा कहाँ जाएगा, वो सर पे बैठेगा, सर पे बैठ के घूमेगा, दादा परदादा की गोदी में खेलेगा। अब ये खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कहाँ हूं मैं, तो बोले इलेक्ट्रॉन भाई तू तो सर पे बैठा है। अब बात एक आ गई, किसके सर पे बैठा है, तो सर पे बैठा है एल के सर पे, एल के सर पे।
और L है वो कह रहा है मैं तो बदलता रहता हूं, मैं तो वेरी करता हूं, मैं तो घूमता रहता हूं, मैं एक जगह नहीं हूं, मेरी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि मैं इतना ही मिलूं। मैं कभी S बन जाता हूं, मैं कभी P बन जाता हूं, मैं कभी D बन जाता हूं, मैं कभी F बन जाता हूं। तो मेरी वैल्यूज बदलती रहती है, मैं बदलता रहता हूं। इसका मतलब अगर यदि ये बदलते हैं तो इसकी भी वैल्यू होगी कि कोई ना कोई तो वैल्यू होगी कि भाई कितने वैल्यू S में आए, कितने P में बैठेंगे सर पे, कितने D में बैठेंगे, कितने F में बैठेंगे। तो इसके लिए हमारे पास में तीसरा क्वांटम नंबर आता है जो हेल्प करता है, तीसरा बच्चा आता है जो इनका कहता है भाई मैं बताऊंगा कि इसमें कितना बैठेगा। और वो बताने के लिए जब आते हैं तो M दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये कहता है कि मेरी वैल्यू क्या होगी। देखो देखो जरा, L इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में M की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, तो उस केस में M इज इक्वल्स टू -1, 0 + 1, यही होगा। अगर यदि उस केस में L इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, -2, -1, 0, 0 + 1 + 2, यही हो सकता है। अगर यदि L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही हो सकता है। इसका मतलब बोले भाई ये तो ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है, ये वैल्यूज हमने पढ़ ली है, आप कोई नई चीज बताओ, क्या कहना चाह रहे हो। बोले मेरी वैल्यूज को गिनो, कंक्लूजन मिल जाएगा, वैल्यूज को गिनो मेरी। हमने कहा आपकी वैल्यू 1, ठीक है भाई, 0 है तो 0 तो 1 ही है, 1, ठीक है। M की वैल्यू 3 है, देखो 1, 2, 3, तो बोले देखो 3 है, ऑब्वियस सी बात है 3 है। इससे पूछा भाई आपकी वैल्यूज, बोले देखो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यूज हैं। आगे गिना 7, मतलब देखो ऑर्डर देखो 1, 3, 5, 7, मतलब ये है जितने भी ओड नंबर हैं, ओड नंबर, उतने ही हमारे पास में घर हैं, घर। मतलब क्या, मतलब ये यहां पे नंबर ऑफ घर है, नंबर ऑफ घर, मतलब नंबर ऑफ डब्बे हैं, डब्बे किसके डब्बे हैं, और वो डब्बे हैं हमारे पास में L की वैल्यू 0, 0, इसका मतलब 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। S में डब्बे हैं, वो एक डब्बा है, S में एक डब्बा प्रेजेंट है, मतलब इसमें एक डब्बा प्रेजेंट है। L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहां पे p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल में कितने डब्बे हैं, तो इसमें 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे। L की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल में कितने डब्बे, 5 डब्बे हैं, यहां पे 5, 1, 2, 3, 4, 5। अगर यदि हम 3 की बात करते हैं तो यहां पे f ऑर्बिटल है, और f ऑर्बिटल में 7 डब्बे हैं, और वो 7 डब्बे कुछ इस तरीके से हैं, 7 है, गिन लेना, वो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमने डब्बे भी पता कर लिए कि भाई S के पास में 1 डब्बा, P के पास में 3 डब्बे, D के पास में 5 डब्बे और 7 डब्बे हैं। तो हमने कहा भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं, तो बोला एक डब्बे में ना, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया S ऑर्बिटल में एक डब्बा, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 डब्बे, इसका मतलब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 डब्बे, इसका मतलब मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, 7 डब्बे, इसका मतलब मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मेरे पास में एक फाउंडेशन तैयार हो चुका है, और वो फाउंडेशन ये तैयार हो चुका कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़े इस L वैल्यू में, L वैल्यू को देख के मुझे इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़े, तो वो इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, P ऑर्बिटल में 6 आ सकते हैं, D ऑर्बिटल में 10 आ सकते हैं, और F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल्स अगर यदि हम देखें तो इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। इसका मतलब अगर मुझे S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैक्सिमम 2 भर सकता हूं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं।
पी में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूं। डी में अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकता हूं, 10 को। और एफ में भरने हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम भर सकता हूं, मैक्सिमम भर सकता हूं। इसका मतलब अब जरा नाम सुन लेना, नाम सुन लेना। अब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम जो हम पढ़ रहे हैं ना, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का मतलब ये है, अगर यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फाउंडेशन अभी तैयार किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो भी लिखेंगे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब p ऑर्बिटल में या p शेल में एंटर करेगा, सब शेल लिख लो या ऑर्बिटल लिख लो, दोनों चीजें एक ही है। जब वो इसमें जाएगा ना, इसमें, तो उसी को हम कह देंगे कि ये हमारा p ब्लॉक बन गया। इसीलिए हमने इसको ब्लॉक डिसाइड कर दिया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है, s ऑर्बिटल में जाके गिर जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता है तो p ब्लॉक का, d ऑर्बिटल में जाता है तो d ब्लॉक का, और f ऑर्बिटल में जाता है तो वो f ब्लॉक का एलिमेंट बन जाता है। इसका मतलब हमारे पास में ये भी कंफर्म हो गया कि पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन किया है ना, हमने क्लासिफिकेशन किया इसको s, d, p और ये f, इसका मतलब इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, और इसी के बेसिस पे हमने इसको पीरियोडिक टेबल को बनाया है। और ये हमारा बेस है। यहां से हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको हम लिखते कैसे हैं। तो हमारे पास में अगर यदि मुझे लिखना पड़ जाए तो हम उसको ऐसे लिखते हैं n l की पावर x, रिप्रेजेंटेशन है n l की पावर x, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे n बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l बता रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और x बता रहा है हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस किस को ये बात समझ में आ गई, पहले फटाफट से ये बात बता दे। जिसको भी ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया, वो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर मेंशन करे कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। तो हम इसी पार्ट को अब आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। ये पूरा फाउंडेशन है, ये तैयार हो गया ना। अगर फाउंडेशन बन गया, बेस बन गया ना, मैं ये कह रहा हूं यहां से इतने क्वेश्चंस आप कर दोगे, इतने क्वेश्चंस के जवाब देना सिखा दूंगा कि आप बिना देखे रात को भी, आप अगर यदि कोई सो रहा है तो भी ये कहेगा हाँ पी ब्लॉक में से तो ये लो कॉन्सेप्ट, अपनी मर्जी से क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर, ठीक है? और उसका वादा करते हैं, एक सिंगल चीज भी आपसे नहीं बचेगी कि कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होगा और क्या बनेगा, वो सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है? आई होप वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।